आज मैं देख रहा हूँ कि आप काला कोट पहनकर आपको आने की जरूरत महसूस हुई। कल आप पत्रकारिता कर रहे थे, उसके माध्यम से इसको क्या है, मतलब क्या लग रहा है आपको? देखिए गौड़ जी, आप तो खुद पत्रकार हैं और पत्रकार होते हुए हमने बहुत सारी समस्याओं को उठाया। और जब खबरों का असर नहीं हो रहा है, वीआईपी का आप देख रहे हैं कि वीआईपी को तो छुपा ही दिया है। तो क्योंकि मेरे पास जब कानून की डिग्री है, मुझे लगता था कि पत्रकारिता में ठीक हूँ, जो हमारे भाई वकालत कर रहे हैं वो लोग मामले की पैरवी करेंगे। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की से एक तरह से प्रेशर टैक्टिक अपनाई जा रही है और यहाँ पे एक लॉबिंग करके जो है, जो सरकारी वकील है उनको दरकिनार किया जा रहा था, तो मुझे लगा कि वो कानून की डिग्री को बाहर निकालने का समय आ गया, लाइसेंस को बाहर निकालने का समय आ गया। तो आज मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत बहस भी की। भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी कि तो लीडिंग एज ए एडवोकेट भी मैं यहाँ पे बहस कर सकता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्या तो कहें करूँगा अगर जरूरत पड़ेगी। जिस तरह से अपराध उत्तराखंड में हो रहा है, ये भी इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, तो क्या कहेंगे कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी या राजनीतिक या इस तरह की जो कमियां हैं उसमें? देखिए, सबसे बड़ी गलती तो सरकार की ये है कि इस तरह के जो अपराध होते हैं उनको संरक्षण बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अब जब इतना बड़ा इन्होंने अपराध कर दिया है, तो और जो वीआईपी इसमें इन्वॉल्व था, देखिए उसको छुपाने का तो शुरू से ही प्रयास रहा है। उस वीआईपी के लिए हमें एसएलपी भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी पड़ी है। तो अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगा तो फिर फाइलें खुलेंगी, और कहीं ना कहीं वीआईपी तो इसके पीछे है ही। तो आपने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन डाली थी, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, क्या लग रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन पड़ी है उसमें स्टेटस रिपोर्ट के लिए राज्य सरकार को कहा गया था, 2 हफ्ते का समय दिया गया था। 2 हफ्ते में इन्होंने स्टेटस रिपोर्ट सबमिट नहीं करी। 2 हफ्ते के बाद ये गए, फिर बोलते हैं कि हमारी अभी हिंदी से अंग्रेजी में चार्जशीट जो है ट्रांसलेट नहीं हो पाई। तो इन्होंने 4 हफ्ते तो हमारे ऐसे खराब कर दिए। तो ये डिले और डिनाई वाली टैक्टिक की वो जो चल रही है, फिलहाल इनकी ये टैक्टिक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी एक समय तक इनको झेलेगा कि भाई चलो 4 हफ्ते का समय दे दिया, उसके बाद तो इन्हें स्टेटस रिपोर्ट देनी है, तो फिर मुकदमा आगे चलेगा। और मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इनके दस्तावेज खंगाले जाएंगे, चार्जशीट में इतने लैकुना है, तो उसके बाद कुछ न कुछ तो होगा। हमारे 22 साल उत्तराखंड राज्य को बने हुए, कहीं ना कहीं कानून, पुलिस अधिकारी ये सब इन पे नकेल कसी जानी जरूरी है। और कहीं ना कहीं गड़बड़ी ये जो चल रही है सिस्टम में, या जो सीबीआई जांच की जिस तरह से मांग लगातार आप कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि एसआईटी जांच वो नहीं कर पा रही जो? देखिए, आपको पता है कि इसमें जो रिजॉर्ट तोड़ा गया, उसमें बीजेपी की जो विधायक थी उसने रिजॉर्ट तोड़ा, खुलेआम तोड़ा। अगर वो बीजेपी की विधायक नहीं होती, किसी दूसरी पार्टी की होती या कोई और होती, तो जेल के अंदर होती। उस पे चार्जशीट में कहीं नाम नहीं है उसके इतने बड़े अपराध का, उस पर कोई मुकदमा नहीं हुआ। उसके बाद रिजॉर्ट के बगल में जो फैक्ट्री है वह आग लगा दी। वीआईपी का नाम जो उसकी चैट में है, वीआईपी का नाम चैट में है, जो लास्ट चैट है उसका चार्जशीट से वीआईपी का कोई डिस्कशन ही नहीं है। अरे भाई, जब वो मर गई है बेचारी, तो वो लास्ट में जो वीआईपी का जिक्र कर रही है, जिसके लिए एक्स्ट्रा सर्विस के लिए, वो कौन था, उसका पता कौन लगाएगा? उसको चार्जशीट से कैसे गायब कर सकते हो आप? तो उसे गायब कर दिया है। हमारा ये कहना है कि धामी सरकार जिस तरह से इन अपराधियों को संरक्षण दे रही है, और मेरा ये दावा है कि इस तरह के अपराधी जो कि हमारे इस प्रदेश के भी नहीं है, और ये हमारे मूल निवासियों पे हमले कर रहे हैं, हमारी बेटियों पे गंदी नजर डाल रही है। कि अगर जैसे भर्ती घोटाला हो रहा है, जो यूपीएससी जो उसमें भर्तियों में घोटाला हो रहा है, कहीं नकल हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, ये इसमें हरिद्वार और रुड़की वालों का ज्यादा रोल लग रहा है, और ये भी इसमें तो क्या है ये? मैं वही कह रहा हूँ कि जो पर्वतीय क्षेत्र है हमारा, वहां से लोग माइग्रेट करके रोजगार के लिए प्लेन की तरफ चले गए हैं, और प्लेन में जितने लोग बाहर से आके बस गए हैं, जो कि कोई यूपी से आ गया है, कोई हरियाणा से आ गया, कोई कहीं से आ गया, ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग यहाँ बस गए हैं। फर्जी मूल निवास, फर्जी मूल निवास और तमाम पॉलिटिकल संरक्षण लेके, जमीनों के कारोबार करके, अवैध धंधे करके, प्रोस्टिट्यूशन करके, सारे अवैध धंधों में लिप्त हैं। आपको पहाड़ी आदमी अवैध धंधों में बहुत कम मिलेगा। ये सेक्स का काम, ये पूरा उसका अवैध तरीके से माइनिंग का काम, अवैध तरीके से जमीनों के काम, नशे का कारोबार, प्रोस्टिट्यूशन, ये सारे काम ये बाहरी लोगों के हैं। तो ये सारे काम यहाँ चल रहे हैं। अब देखिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आ रहे हैं, इनके वकील फॉर्च्यूनर में आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं। देखिए, है इनके पास पैसा है। तो जिस तरीके से आप भी लगातार मांग उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। देखिए, जान का खतरा अगर मैंने सोचा होता तो मैं तो फिर आगे ही नहीं आता ना भाई। किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। अगर अपने समाज को बचाना है तो किसी न किसी को तो अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। और सब लोग डर के अंदर छुप जाएंगे तो फिर आंच जो है फिर दूसरे घर में आएगी, तीसरे घर में आएगी।
तो हम कैसे बच उनसे जाएंगे? भी बात करेंगे, अंकिता के वकील भी यहाँ पर हैं, उनसे बात करें। जी भाई साहब, आज क्या भाई हुआ? साहब 2 मिनट। क्या कहेंगे? एक गवाह की आज पेशी थी और उनके साथ उनके बयान हुए हैं और उसके ऊपर जेरे की गई हमारे द्वारा। क्या लग रहा है किस तरीके से 97 गवाह हैं जी, अभी चौथा हुआ है। चलता हुआ है? तो और वो भी फर्स्ट जो है वो स्टार विटनेस था, तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि अभी कहाँ आज से आए हैं पैरोकारी करने? मैं देहरादून से। देहरादून से जी, पैरोकारी हैं। क्या शुभ नाम है आपका? रजत दुआ। जी रजत जी, जिस तरीके से ये अंकिता के एडवोकेट हैं और उसको बचाव पक्ष के वकील हैं, और जिस तरह लगातार जिस तरह से लोगों में आक्रोश है, और देखो ये जुडिशली का मामला है और वकील को भी अपना रोल अदा करना पड़ता है, चाहे इधर से चाहे उधर से। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये ट्रायल चल रहा है, तो क्या लगता है आपको? देखिए जी, ट्रायल चल रहा है और न्याय व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से कार्य कर रही है अपना। बीच बीच में यहाँ नारेबाजी हो जाती है। अपना पक्ष रखने का अधिकार सबको है, इस संविधान को भी है और हर एक एक्यूज्ड को है। तो अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी, वो बचाव पक्ष के वकील अलग होते हैं। कहीं दबाव में कुछ में इस तरह से कहीं नहीं, दबाव में कुछ नहीं है। मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, इसमें दबाव में कोई बात ही नहीं है। न्याय प्रक्रिया में कोई फर्क पड़ेगा नारेबाजी से? न्याय प्रक्रिया में फर्क पड़ेगा। पुलिस के लिए प्रॉब्लम है, एक अननेसरी क्यों इस चीज को वो किया जाए, भयग्रस्त माहौल क्यों बनाया जाए। दबाव तो इससे बनेगा ना कि नारेबाजी की जाएगी तो भयग्रस्त माहौल बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, अब अमित सजवाणी जी से भी बात करूंगा कि क्या हुआ, किस तरीके से मामला हुआ। मैं आपको बताऊं, अंकिता भंडारी हत्याकांड की अगर मैं बात करूं तो एक ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई लड़की जॉब करने जाती है, उसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना होती है और हाई प्रोफाइल मामला बन जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और सरकार एसआईटी जांच कराती है। लेकिन उसके बाद अब मेरे साथ अमित सजवाणी जी भी जुड़ चुके हैं। क्या कहेंगे जी, क्या है आज, क्या रहा? देखिए, आज 2 लोगों की गवाही हुई। एक जो राजस्व उप निरीक्षक थे वहाँ के, उनकी गवाही हुई, और एक उस समय रिजॉर्ट का जो कर्मचारी था अभिनव कश्यप, उसकी गवाही हुई है। क्या हुआ गवाही? गवाही में उन्होंने अपनी बात रखी है। हमने उनका प्रति परीक्षण किया, उनसे उन चीज़ों का खुलासा करवाया कि क्या सच बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का परीक्षण हुआ है। क्या आपको क्या लग रहा है इनकी गवाही कि वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आपका परीक्षण क्या कह रहा है? देखिए, हमारा परीक्षण तो यही बताता है कि मामला ऐसा है नहीं जैसा बन गया है, और बहुत सी चीज़ें हैं। अब तो हमें थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी मिला हुआ है, तो वो अभिलेख को यदि आप देखेंगे तो आपका सारा मामला खुद समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। क्या है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, क्या कहेंगे आप, क्या खुलासा करेंगे? देखिए, वो तो अब देखने की बात है। आप उसको मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन पब्लिकली मैं नहीं बता सकता। तो आप उसको देख लीजिएगा और सारे मामले का आपको वहीं खुलासा हो जाएगा, वहीं पता चल इलेक्ट्रॉनिक जाएगा। मामले में क्या लग रहा है, मतलब एक हिंट तो देंगे आप? देखिए, वो हमें काफ़ी बड़े वॉल्यूम में वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा मिला है, तो अभी तो उसका हम परीक्षण कर ही रहे हैं, और जो छुटपुट परीक्षण किया है उससे लगता है कि बहुत कुछ है उसके अंदर। नहीं तो क्या कुछ है, मतलब अंकिता के पक्ष में है, विपक्ष में है, रिजॉर्ट के पक्ष में है, या पुलकित? ये सारा डाटा आपको उपलब्ध करवा देंगे। आप उसे अपने पब्लिक पोर्टल में डालिएगा और फिर आपको पता चल जाएगा। लोग उसको देखेंगे और बताएंगे कि क्या उसमें है। आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा खास है, मतलब क्या खास है, आप उसको देख लीजिएगा। अंकिता के वकील अमित सजवाण जो लगातार विवादों में रहे, लोगों ने उन पर ऑब्जेक्शन भी करा, लेकिन न्याय प्रक्रिया है जिसमें कि एक जुडिशियली का एक मामला कि वकालत करनी भी जरूरी है, वकील भी खड़ा करना जरूरी है। कोई ना कोई वकील खड़ा होता है, बाहर से आएगा या लोकल वकील होगा। लेकिन अब ये एक नई बात सामने आई है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें बताई हैं जो कि शायद पुलकित आर्य के पक्ष में जा रही हैं। क्या चीजें हैं, मैनेज्ड हैं, अनमैनेज्ड हैं, ये सब चीजें बात सामने आएगी। और पुलिस ने उसको अपनी चार्जशीट में बताया है, पुलिस ने अपने बयानों में दिखाया है, नहीं दिखाया है, ये सब चीजें आई हैं। और अगर वो चीजें नहीं आई पहले पुलिस के बयानों में, अब पुलिस की चार्जशीट में, तो अब क्यों अभी उसके बाद कैसे आई है, ये सब चीजें देखने का विषय है। और अभी हम बात करेंगे इस तरीके से बात कर आशुतोष नेगी जी, जिस तरीके से अभी एक बात सामने आई है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक मामला है, और वो जो अंकिता के वकील कह रहे हैं कि कुछ मामला ऐसा आया है कि जिससे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कुछ चीजें हैं और उसमें कुछ संदिग्ध है, जिससे कि वो पुलकित आर्य के पक्ष में जा रहा है। क्या मामला करें? देखिए, पुलकित आर्य के पक्ष में कुछ नहीं जा रहा है। जो ये विरोधी पक्ष के वकील हैं, वो सीधा सीधा चरित्र हनन करना चाह रहे हैं। जो आपको खुल के मैं बोलूं तो वो चरित्र हनन करना चाह रहे हैं अंकिता का। देखिए, ये तो हम एडमिट कर रहे हैं कि पुष्पदीप उसका बॉयफ्रेंड था, वो उससे शादी करना चाह रही थी। अब उनके बीच में अगर कोई अंतरंग कोई चैट है, उसको लेके आप उसका चरित्र हनन करेंगे तो ये तो आप दूसरा अपराध कर रहे हैं।
हो सकता है कि इसको भी हम चैलेंज करें। यही है इनका, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। उसका चरित्र हनन करके इस तरह से शो करें कि वो शादी से इनकार कर रहा था, वो ये कर रहा था, वो कूद गई, ये सारा इनकी क्रिएटेड स्टोरी है, वो मुझे पता है। और उसका समय आने पर जो है हम विरोध करेंगे, और अगर इस तरह से चरित्र हनन करेंगे तो हो सकता है हम इनके खिलाफ FIR भी करवाएं। नहीं तो एक इन वकीलों के खिलाफ जो चरित्र हनन करेगा हमारी बेटी का, उसके खिलाफ बाकायदा मैं FIR दर्ज कराऊंगा। एक बात ये बताइए, अंतरंग चैट को आप यहाँ दूसरे ढंग से अगर प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई लड़की किसी के साथ कोई संबंध रखती है तो प्रोस्टिट्यूट थोड़ा हो जाती है। क्या आप अपनी पत्नी से किस तरह से बात करते हैं, हम आपके बेडरूम में आके अगर उसको झांके, यह अधिकार किसने दिया है आपको? यही ये लोग करना चाह रहे हैं, ये हम करने नहीं देंगे इन्हें। किसी की प्राइवेसी में Yes, yes, that's what I want to say. They are entering in the bedroom and they are not allowed for it. That's what I am saying. किसी के व्यक्तिगत मामले में बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं कर सकते, ये इस मुकदमे का हिस्सा भी नहीं है। और अगर कोई बात इस तरीके की अगर मुकदमे से रिलेटेड है तो चार्जशीट में होनी चाहिए। बिल्कुल 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 चार्जशीट में होनी चाहिए थी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और जो मेन बात है कि VIP उसको चार्जशीट से आप गायब करते हैं, उसको क्यों छुपाते हैं? फिर आप जिसको खोलना चाहिए उसको तो छुपाते हैं, और जिस चीज को यहाँ पे प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है उसे करते हैं। तो फिर देखेंगे लीगल तरीके से। चलिए देखिए, एक बहुत शानदार बात आई है कि किसी के बेडरूम में घुसने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर अंकिता की किसी के साथ चैट हुई है, अपने मित्रों के साथ चैट हुई है, तो उसको मित्र के साथ चैट हुई है, मित्र के साथ अगर चैट हुई है तो उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। अगर सार्वजनिक किसी वकील या एडवोकेट या किसी कानूनी रूप से अगर सार्वजनिक किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक में, तो हो सकता है कि एक और FIR दर्ज खिलाफ उनके खिलाफ हो, जो भी उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में वायरल करेंगे या बताएंगे लोगों को। ये भी एक बड़ी बात है। बात ये है कि गलत को सही और सही को गलत करना, ये भी बड़ी इस देश में बड़ी परंपरा है। लेकिन कानून न्यायपालिका पर लोगों को भरोसा है कि आज नहीं तो कल जो सही होगा उसका फैसला हो जाएगा, और दूध का दूध, पानी का पानी अलग होगा, और एक बेटी को, एक उत्तराखंड की उस बेटी को न्याय जरूर मिलेगा। मैं राजीव गौड़, कर्मभूमि TV के लिए नीरज के साथ कोटद्वार।